हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू रोशीज एजुकेशन पॉइंट। आज हम बात करेंगे लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट के बारे में। इसके पहले वाले वीडियोस में मैंने स्टार्टिंग से चैप्टर को डिस्क्राइब कर रखा है। ये वीडियो हमारा बीच से स्टार्ट होगा अब लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। Management is a universal term used for certain functions and performed by individuals in an organization who are bound together in a hierarchy of relationships. Levels क्या हैं? Individuals होते हैं जो कि एक hierarchy में होते हैं, एक line में होते हैं based on their relationships. कैसे होते हैं? Let's see. Every individual in the hierarchy is responsible for successful completion of a particular task. To be able to fulfill that responsibility, he is assigned a certain amount of authority or the right to take a decision. हर इंडिविजुअल को कुछ ना कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, कुछ टास्क दे देते हैं जो कि उसको फुलफ़िल करना होता है एंड फॉर दोज टास्क ही इज़ रिस्पॉन्सिबल। अब अगर आपने रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है तो आपको अथॉरिटी भी देना पड़ेगा। अथॉरिटी होता है द राइट टू मेक अ डिसीजन। जितना टास्क आपने दिया है उससे रिलेटेड जो भी डिसीजन मेकिंग पावर होती है वो भी आपको देना रहेगा, वरना सामने वाला इंसान अच्छे से आपके टास्क को कंप्लीट नहीं कर पाएगा। The authority responsibility relationship binds individuals as superiors and subordinates and gives rise to different levels in an organization. Generally speaking, there are 3 levels in the hierarchy of an organization. ये अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी के बीच में जो रिलेशनशिप है इसी को हम सुपीरियर और सबॉर्डिनेट बोल देते हैं। यहाँ पर हमने हायरार्की में 3 लेवल्स हमने देखी हैं। द फर्स्ट और द टॉप मोस्ट लेवल इज़ योर टॉप मैनेजमेंट। दे कंसिस्ट ऑफ द सीनियर मोस्ट एग्जीक्यूटिव्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशंस बाय व्हाटएवर नेम दे आर कॉल्ड। ऑर्गेनाइजेशन में सबसे हायर पोस्ट इन्हीं की होती है, इनके ऊपर कोई और नहीं होता है। अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन में इनको अलग अलग नाम से जाना जाता है। दे आर यूजुअली रेफर्ड टू एज द चेयरमैन, द चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर, प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट। कुछ भी नाम बोल लो, दे आर ऑल द पार्ट ऑफ टॉप मैनेजमेंट ओनली। टॉप मैनेजमेंट इज अ टीम कंसिस्टिंग ऑफ मैनेजर्स फ्रॉम डिफरेंट फंक्शनल लेवल्स, heading finance, marketing, etc. For example, Chief Finance Officer, Vice President Marketing. Their basic task is to integrate diverse elements and coordinate the activities of different departments according to the overall objectives of the organization. अब ये तो टॉप मैनेजमेंट में एक तो हो गया पूरे ऑर्गेनाइजेशन का मैनेजमेंट मैनेजर, दूसरा अलग अलग हमने डिपार्टमेंट्स को भी एक हेड दे रखे होते हैं जो कि उस पर्टिकुलर डिपार्टमेंट के हेड्स होते हैं। उनका काम क्या होता है? अपने डिपार्टमेंट के मोटिव को, अपने डिपार्टमेंट के गोल को फुलफ़िल करना और उस तरीके से फुलफ़िल करना दैट फाइनली आपका ओवरऑल ऑब्जेक्टिव उससे अचीव हो सके। These top level managers are responsible for the welfare and survival of the organization. They analyze the business environment and its implications for the survival of the firm. ये क्या करेंगे? अपनी अपनी फील्ड्स में आने वाली रिस्क को भी एनालाइज करते जाएंगे एंड उससे कैसे कोप अप करना है उसे भी यही लोग पढ़ते जाते हैं। दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल द एक्टिविटीज़ ऑफ द बिजनेस एंड फॉर इट्स इम्पैक्ट ऑन सोसाइटी। यही वो लोग हैं जो रिस्पॉन्सिबल होते हैं इनके एक्शंस के लिए। आज अगर मैं कोई काम करूँगी तो उसकी वजह से सोसाइटी इफ़ेक्ट तो होगी, तो उसका मुझे पूरा रिस्पॉन्सिबिलिटी भी लेना होगा। The job of the top manager is complex and stressful, demanding long hours and commitment to the organization. अब मैनेजमेंट का या मैनेजर का काम सिर्फ 10 to 5 वाला नहीं होता है, बहुत डेडिकेटेड वाला काम होता है। कभी कभी आपको पूरा दिन भी लग जाता है मैनेज करने में, सो इसमें टाइम का बाउंडेशन नहीं होती है। Then comes your middle management. Middle management is the link between top management and the lower level manager. They are subordinate to the top managers and superior to the first line managers. Middle management आ गए बीच में, लाइक यहाँ पर एक ये ट्रायंगल आप देखिए, टॉप मैनेजमेंट सबसे ऊपर वाले थे जो सारा कंट्रोल करते हैं। अब ये जो मिडिल मैनेजमेंट आ गया, दिस इज़ अ लिंक बिटवीन योर टॉप मैनेजमेंट एंड द
लोअर लेवल मैनेजर। तो ये लिंक का काम करते हैं। अब ये टॉप मैनेजमेंट से नीचे है और जो हमारी पोस्ट से नीचे होता है उसे हम बोलते हैं सबऑर्डिनेट। तो टॉप मैनेजर्स के तो ये सबऑर्डिनेट हो गए, लेकिन ये लोअर लेवल मैनेजर्स के तो ऊपर हैं, तो ये उनके लिए सुपीरियर हो गए। तो ये टॉप मैनेजर्स के लिए सबऑर्डिनेट का रोल प्ले करेंगे और लोअर लेवल मैनेजर्स के लिए सुपीरियर्स का रोल प्ले करते हैं। They are usually known as division heads. For example, production manager. Middle management is responsible for implementing and controlling plans and strategies developed by top management. Top management का काम होता है strategies को plan करना and middle level management का काम होता है उन strategy को implement करवाना, apply करवाना। ये इनकी responsibility होती है। At the same time, they are responsible for all the activities of first-line managers. Their main task is to carry out the plans formulated by the top managers. इनका और कोई काम ही नहीं होता है, सोचने का काम टॉप मैनेजर्स का हो गया। उन्होंने बता दिया ये गोल्स हैं आप लोगों को अचीव करने हैं। मिडिल लेवल मैनेजर्स सिर्फ वो स्ट्रैटेजीज बनाएंगे जिनसे कि उन गोल्स को हम अचीव कर सकते हैं। ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशंस के लिए ये लोग प्लानिंग नहीं करते हैं, फॉर देयर पर्टिकुलर डिपार्टमेंट ये प्लान्स बनाते हैं। फॉर दिस दे नीड टू इंटरप्रेट द पॉलिसीज फ्रेम्ड बाय टॉप मैनेजमेंट। इंटरप्रेट द पॉलिसीज का मतलब, अब जो टॉप लेवल मैनेजर्स हैं वो आपको छोटे बच्चों की तरह एक एक चीज़ तो एक्सप्लेन नहीं करेंगे। उन्होंने बोल दिया इस बार मुझे सेल्स के अंदर 20% का इंक्रीमेंट चाहिए, ये तो उन्होंने बता दिया। अब वो इम्प्लीमेंट कैसे करना है, किस तरीके से करना है, या फिर वो क्या कहना चाहते थे, उनके प्लान्स को इजी लैंग्वेज में चेंज करना मिडिल लेवल का काम है। सेकेंड पॉइंट इज इंश्योर दैट देयर डिपार्टमेंट हैज़ द नेसेसरी पर्सनल इज योर मैन पावर। आपको 20% सेल्स तो इंक्रीज करनी है, ठीक है, प्लान्स आपने बना लिए। अब सेकंड नंबर ये तो देखो पीछे फुलफिल करने के लिए लोग भी हैं या नहीं है, वो भी इन्हीं का काम होता है। नंबर 3, असाइन नेसेसरी ड्यूटीज़ एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ टू देम। अगर आपके पास लोग हैं तो अब हर एक को आपको अलग अलग ड्यूटीज़ देनी होंगी, बिकॉज अगर हम ऐसे ही बोल देंगे ये काम करना है तो कोई नहीं करेगा। एक एक इंसान को अलग अलग ड्यूटीज़, अलग अलग रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हमको देनी होती है। एंड नंबर 4, मोटिवेट देम टू अचीव डिज़ायर्ड ऑब्जेक्टिव्स। ये ह्यूमन नेचर होता है, थोड़े टाइम तो जोश जोश से काम कर लिया और उसके बाद हम लोग स्लो होने लग जाते हैं। तो जो हमारे लीडर्स होते हैं उनको टाइम टू टाइम हमें मोटिवेट करना होता है, बूस्ट करना होता है, जिससे कि हमारे काम पर कोई इफेक्ट नहीं आए उस चीज़ का। नंबर 5 इज कोऑपरेट विद अदर डिपार्टमेंट्स फॉर स्मूथ फंक्शनिंग ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। कोऑपरेट, अब सेल्स डिपार्टमेंट है और रॉ मटेरियल्स का डिपार्टमेंट है। सेल्स ने क्या डिसीजन लिया कि 20% सेल्स इंक्रीज करनी है। अब सेल्स तो तभी इंक्रीज करोगे जब प्रोडक्ट ज़्यादा बनेंगे। तो अब आपका डिपार्टमेंट का तो क्या ऑब्जेक्टिव है कि 20% सेल्स को बढ़ाओ, लेकिन खुद से तो वो नहीं बढ़ा सकते, उनको प्रोडक्ट चाहिए बेचने के लिए। तो प्रोडक्ट के लिए कहाँ जाना पड़ेगा? रॉ मटेरियल वाले डिपार्टमेंट के पास, मतलब प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के पास। अगर दोनों डिपार्टमेंट्स में कोऑर्डिनेशन नहीं होंगे, अच्छे रिलेशंस ही नहीं होंगे, तो जो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है वो क्यों ज़्यादा प्रोडक्ट बनाएगा और सेल्स डिपार्टमेंट को अपने ऑब्जेक्टिव्स फुलफिल करने देगा? इंटरनल राइवलरी हो जाएगी। इस वजह से हमें हमेशा दोनों डिपार्टमेंट्स में या ऑर्गेनाइजेशन में जितने भी डिपार्टमेंट्स होते हैं उसमें एक अच्छा रिलेशन बना के रखना पड़ता है। एट द सेम टाइम दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल द एक्टिविटीज़ ऑफ फर्स्ट लाइन मैनेजर्स। फर्स्ट लाइन मैनेजर्स हो गए आपके सुपरवाइजर्स काइंड ऑफ, जो कि एक्चुअल वर्क कैसे कर रहे हैं, क्या है, उन पर नज़र रखते हैं, ध्यान रखते हैं। सुपरवाइजरी और ऑपरेशनल मैनेजमेंट। Foremen and supervisors comprise the lower level in the hierarchy of the organization. Supervisors directly oversee the efforts of the workforce. Their authority and responsibility is limited according to the plans drawn by the top management. Top management ने जो plans बताए, middle level ने
उनके लिए स्ट्रैटेजीज बना दी और इनको दे दी। अब इनका काम क्या है, उन स्ट्रैटेजीज को फॉलो करवाना। दीज आर योर फर्स्ट लाइन मैनेजर्स इनको बोल लो, या फिर इनको सुपरवाइजर्स के नाम से भी हम जानते हैं। एक्चुअल में जो काम होता है फील्ड पर, ये उस पर नज़र रखते हैं और ये कोशिश करते हैं कि काम अच्छे वे में कंप्लीट हो जाएगा। Supervisory management plays a very important role in the organization since they interact with the actual workforce and pass on instructions of the middle management to the workers. Through their efforts, quality of output is maintained. अब ये जो सुपरवाइजरी लेवल ऑफ मैनेजर्स होते हैं, ये दिन भर जो वर्कर्स हैं उनसे डायरेक्ट कम्युनिकेशन में रहते हैं। तो जो भी मिडिल लेवल वाले मैनेजर्स को वर्कर्स से बोलना होता है वो इनसे बोलेंगे, सुपरवाइजर्स थे, और ये फिर अपने वर्कर्स से उन काम को कंप्लीट करवाएंगे। थ्रू देयर एफर्ट्स एंड efforts of quality of output is maintained, wastage of material is minimized, and safety standards are maintained. The quality of workmanship and the quantity of output depends on the hard work, discipline, and loyalty of the workers. अब वर्कर्स चाहें तो बिना वेस्टेज के अच्छे प्रोडक्ट्स भी बना कर दे दें अगर वो सेटिस्फाइड हैं तो, और अगर आपने वर्कर्स को दुखी कर रखा है, उनको अच्छे से सेटिस्फाइड नहीं रखा है, तो वो वेस्टेजेस ज़्यादा करेंगे और अच्छे से काम आपका नहीं करेंगे। तो ये काम होता है हमारे सुपरवाइजर्स का। उसको ध्यान रखना है कि वर्कर सेटिस्फाइड है, मोटिवेटेड है, जिससे कि काम भी अच्छा हो और डैमेजेस और वेस्टेजेस भी बहुत कम हो जाए। इसके बाद आता है आपका फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। Management is described as the process of planning, organizing, directing, and controlling the efforts of organizational members and of using organizational resources to achieving specific goals. Management में planning आएगी, organizing आएगा, directing, controlling सब कुछ आएगा. Basic purposes to achieve your specific goals जो पूरी organization के होते हैं. एक एक टॉपिक हम देखेंगे आप. Planning is the function of determining in advance what is to be done and who is to do it. बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, पूरी प्लानिंग इससे समझ में आ जाएगी. प्लानिंग ने क्या बोला, एडवांस में पहले से ही आपने क्या प्लान कर लिया, क्या डिसाइड कर लिया, what is to be done, काम क्या करना है या आपने टाइम के पहले ही डिसाइड कर लिया है पहली चीज़. एंड who is to do it, वो काम कौन करेगा वो भी आप अभी से डिसाइड करके रखोगे. ये होती है हमारी प्लानिंग. काम क्या है और किसको करना है वो पूरा अगर आपने डिसाइड कर लिया, दैट इज़ योर प्लानिंग. दिस implies setting goals in advance and developing a way of achieving them efficiently and effectively. In Smita's organization, the objective is production and sale of candles. Smita has to decide quantity, variety, and color and then allocate resources for their purchase through different suppliers. अब जो हमने स्मिता का एग्जाम्पल लिया था स्टार्टिंग में, उसमें उसको कैंडल्स बनानी है. अब प्लान क्या क्या करना है, किस तरीके की कैंडल्स बनानी है, फिर उसके लिए बजट अलोकेट करना है. तो बहुत से काम होते हैं यहाँ पे. Planning cannot prevent problems, but it can predict them and prepare contingency plans to deal with them if and when they occur. Again, a very important line. प्लानिंग आप बोल दो कि अगर प्लानिंग कर दिया तो अब कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, ऐसा नहीं होता. प्रॉब्लम्स तो आएंगी फ्यूचर में, लेकिन प्लानिंग उसको प्रेडिक्ट कर लेता है. अगर जो नोन चीज़ें हैं उतना आपने बिल्कुल प्लान कर रखा है, एनवायरनमेंट को स्टडी कर रखा है, तो आप प्रेडिक्ट कर सकते हो कि यार ये दिक्कतें आ सकती है मेरी फील्ड में. अब जब आपने ये डिटेक्ट कर लिया कि ये प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, तो उसके सॉल्यूशंस भी तो आप पहले से ही निकाल के रखोगे. फिर जब एक्चुअल में प्रॉब्लम आएंगी तो आपको उतना दिमाग पर जोर नहीं डालना, आपके पास ऑलरेडी प्लान बने हुए हैं कि अगर इस टाइप की प्रॉब्लम आती है तो उसको किस तरीके से सॉल्व करते हैं. नंबर 2 इज ऑर्गेनाइजिंग. It is the management function of assigning duties, grouping tasks, establishing authority, and allocating resources required to carry out a specific plan. Organizing means duties को बांटना, किसको कौन सा काम करना है,
कितनी रिसोर्सेज उसको देनी है, कितना कंट्रोलिंग पावर उसको देना है, अगर ये सारी चीज़ें आपने डिसाइड करी है, दैट मीन्स आपने ऑर्गेनाइज किया है. Once a specific plan has been established for the accomplishment of an organizational goal, the activities and resources required to implement the plan. It determines what activities and resources are required. जब आप बैठोगे फाइनली अलोकेट करने की किसको क्या काम करना है, तभी तो आप पता लगाओगे कि कितनी रिसोर्सेज बच गई जिसके लिए आपको अभी भी अलोकेट नहीं करा, या फिर जितने लोग फ्री हैं. सारी चीज़ें तभी तो पता लगेगी जब आपने बैठकर ऑर्गेनाइजिंग करना स्टार्ट किया है. इट डिसाइड्स हु विल डू अ पर्टिकुलर टास्क, वेयर इट विल बी डन एंड व्हेन इट विल बी डन. वेरी इंपॉर्टेंट लाइन. ऑर्गेनाइजिंग में क्या होता है, कौन करेगा वो वाला काम, कैसे करेगा, कहाँ करेगा, टाइम, प्लेस और कौन करेगा, ये तीनों डिसीजन आपके आ गए ऑर्गेनाइजिंग के अंदर. ऑर्गेनाइजिंग इन्वॉल्व्स द ग्रुपिंग ऑफ the required task into manageable departments or work units and the establishment of authority and reporting relationships within the organizational hierarchy. Proper organizational techniques help in the accomplishment of work and promote both the efficiency of organization and the effectiveness of results. Different kinds of business require different structures according to the nature of work. You will read more about this in later chapter. अब ऑर्गेनाइजेशन में क्या हुआ, प्रॉपर टेक्निक्स लगाई है, क्या करना है, काम को कंप्लीट करना है दोनों तरीके से, एफिशिएंटली भी और इफ़ेक्टिवली भी. जो भी आपका रिजल्ट है उसको आपको अपने मिडिल लेवल मैनेजर्स तक भी पहुंचाना है, टॉप लेवल मैनेजर्स तक भी पहुंचाना है. स्टाफिंग सिंपली स्टेटेड इज फाइंडिंग द राइट पीपल फॉर द राइट जॉब. सही काम करने के लिए सही इंसान को ढूंढना इज योर स्टाफिंग. A very important aspect of management is to make sure that the right people with the right qualifications are available at the right place and time to accomplish the goals of the organization. सही इंसान जिसके पास सही क्वालिफिकेशन हो, वो अवेलेबल हो सही जगह पर सही टाइम पर, तभी आपका गोल अचीव हो जाएगा. लाइन अगर समझ नहीं आई हो तो वीडियो को रिवाइंड करो, फिर से सुन लेना. This is also known as the human resource function and it involves activities such as recruitment, selection, placement and training of personnel. Infosys Technologies which develop software needs system analytics and programmers. अब स्टाफिंग के अंदर आ गए लोगों को रिक्रूट करना, नए लोगों को लेकर आना, फिर अब जितनी भीड़ आ गई उसमें से सिलेक्ट करना, सिलेक्ट करके उनको उनकी जॉब पर भेजना, फिर ट्रेनिंग उनको प्रोवाइड करना, ये सारी चीज़ें आपकी स्टाफिंग का पार्ट होती हैं. देन कम्स डायरेक्टिंग. डायरेक्टिंग इन्वॉल्व्स लीडिंग, इन्फ्लुएंसिंग एंड मोटिवेटिंग एम्प्लॉयज़ टू परफॉर्म द टास्क असाइन्ड टू देम. हमें डायरेक्ट करना है, लीड करना है, लोगों को बताना है कि आपको टास्क तो करना है, तो उसके लिए उसको मोटिवेट भी करना है बार बार. This requires establishing an atmosphere that encourages employees to do their best. एक ऐसा environment create करके देना है कि employees motivated रहें और अपना best हमेशा दें. Motivation and leadership are two key components of direction. Directing also involves communicating effectively as well as supervising employees at work. Communicate करना भी आपको आना चाहिए, मतलब सिर्फ आप ऑर्डर देकर निकल गए और आप सोचो कि वर्कर्स आपका काम कर लेंगे, तो ऐसा नहीं होता है. उनके साथ आपको एक रिलेशन मेंटेन करके चलना होता है प्रॉपर. टाइम टू टाइम उनको डायरेक्ट करना है, टाइम टू टाइम उनको मोटिवेट करना है, तभी जाके आपका काम फुलफिल हो जाएगा. मोटिवेटिंग वर्कर्स मीन्स सिंपली क्रिएटिंग एन एनवायरनमेंट दैट मेक्स देम वांट टू वर्क. मोटिवेशन का मीनिंग देख लो आप यहाँ पर. आपको इतना उनको कन्विंस करना है वर्कर्स को कि वो खुद से वो काम करना चाहें, मजबूरी में काम नहीं करें, बल्कि उनका मन हो वो काम करने का, उनकी इच्छा हो वो काम करने की. लीडरशिप इज इन्फ्लुएंसिंग अदर्स टू डू व्हाट द लीडर वांट्स देम टू डू. लीडरशिप बहुत सिंपल है, ये भी, इसकी भी डेफिनेशन आ गई. जो आपका लीडर चाहता है काम कराना, वही काम उनसे करवाना है. करवाना कैसे है,
ज़बरदस्ती नहीं कि मार मार के करवा रहे हो, वैसे नहीं। आपको उनको इन्फ्लुएंस करना है, आपको उनको कन्विंस करना है कि हमें ये काम क्यों करना है। जिस भी तरीके से आप कन्विंस कर सको, कन्विंस करना है ताकि वो वर्कर खुद से अपनी इच्छा से वो काम आपके लिए करके दे। A good manager directs through praise and criticism in such a way that it brings out the best in the employee. अब मैं ये नहीं बोल रही हमेशा ही उससे प्यार से बात करो, जब गलती हो तो उसको डांटो और उसके अंदर से बेस्ट चीज़ निकाल कर लेकर आओ। एक टीचर का काम क्या होता है, टाइम टू टाइम प्यार से भी बात कर लेगा, टाइम टू टाइम बच्चे को डांट भी लेगा। ऐसा वो क्यों करते हैं, जिससे कि बच्चे के अंदर से बेस्ट निकल कर आ जाए। Controlling is the management function of monitoring organizational performance towards the attainment of organizational goals. The task of controlling involves establishing standards of performance, measuring current performance, comparing this with established standards, and taking corrective action where any deviation is found. कंट्रोलिंग इज़ कंट्रोल करना। आपने काम वाम सब दे दिया है, अब तो सिर्फ कंट्रोल करने का काम है कि जो आपने काम दिया है वो टाइम पर हो रहा है या नहीं हो रहा है। जो आपने प्लान्स बनाए थे उसी के अकॉर्डिंग काम चल रहा है नहीं चल रहा है। अगर उसके अकॉर्डिंग काम नहीं चल रहा है तो क्या प्रॉब्लम्स आ रही है वो आइडेंटिफाई करना, फिर उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना, ये सारी चीज़ें होती हैं आपके कंट्रोलिंग के अंदर। Here management must determine what activities and outputs are critical to success, how and where they can be measured, and who should have the authority and take corrective actions. अब प्रॉब्लम तो आ रही है लेकिन सारा डिसीजन मेकिंग पार एक पर्टिकुलर इंसान के हाथ में तो होता नहीं है। तो कंट्रोलिंग में आपको ये पता होना चाहिए किसके हाथ में कितनी अथॉरिटी है, कौन किस चीज़ का डिसीजन ले सकता है। आपको करेक्टिव एक्शन तो लेना है लेकिन सारा आप खुद नहीं लोगे। फिर जो उस एक्शन को या जो उस डिसीजन को लेने के लिए अथॉरिटी रखता है आप उसके पास जाएंगे और वो डिसीजन आप फुलफिल करवा के लाएंगे। The various functions of manager are usually discussed in order given above, suggesting that a manager first plans, then organizes, puts staff in position, and then directs and finally controls. अब ये आपको स्टेप बाय स्टेप मिल गया। पहले आपने प्लानिंग करोगे, फिर ऑर्गेनाइज करोगे कौन सा काम कौन करेगा, तब पता लगेगा कि लोग तो कम पड़ गए। फिर स्टाफिंग आएगा, लोग रिक्रूट करेंगे। स्टाफिंग के बाद आती है आपकी डायरेक्टिंग में किस तरीके से काम करना है, लीडरशिप और मोटिवेशन दोगे आप, और फाइनली कंट्रोलिंग में उसको कंट्रोल करोगे। यह आपने पूरा स्टेप बाय स्टेप यहाँ पर लगा दिया लाइन से। इस तरीके से ही हमें एक रियल लाइफ में करना होता है, लेकिन रियल लाइफ में थोड़ा सा डिफरेंस होता है। नेक्स्ट लाइन देखिए, इन रियलिटी मैनेजर्स आर रेयरली एबल टू कैरी आउट दीज फंक्शंस in isolation. The activities of a manager are interrelated and it is often difficult to pinpoint where one ended and the other began. अब अगर मैं बोलूँ कि ये पहले प्लानिंग कर लो ख़त्म फिर ऑर्गेनाइजिंग शुरू करो, ऐसा नहीं होता। रियल लाइफ में आप ये आइडेंटिफाई नहीं कर पाओगे कि कौन से पॉइंट पर एक एक्टिविटी ख़त्म हो गई और दूसरी एक्टिविटी स्टार्ट हो गई। ये पूरी चीज़ इंटर रिलेटेड होती है, एक दूसरे से कनेक्टेड होती है। तो एक का एंडिंग पॉइंट और दूसरे का स्टार्टिंग पॉइंट आप कभी भी इसमें आइडेंटिफाई नहीं कर पाओगे। सो दिस वाज अबाउट योर फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। अब कोऑर्डिनेशन वी विल स्टार्ट इन द नेक्स्ट वीडियो, वरना वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। थैंक यू सो मच।